डायरेक्ट इसको स्लाइस करके थोड़ा सा नींबू, काली मिर्च, नमक डालना पड़ता और टेस्ट आ जाएगा। है। फिर एक होती है इसकी चटनी गुआकामोली। तो गुआकामोली बना के खाया जाता है और वो टोस्ट पे लगा के बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा। मुझे एक्चुअली अच्छी लगती है। डायरेक्ट खा सकता हूँ। हाँ। काफी अच्छा है ये टेस्ट इसका। ऐसा क्या महत्व है जो इतना ही इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है? इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। कीटो, वीगन डाइट्स में जो ये लोग खाते हैं उसमें एवोकाडो का सेवन बहुत किया जाता है। तो क्या सच में इंडिया में एवोकाडो हो सकता है क्या? ये बगल में फ्रूटिंग आ रही है, आप देख लीजिए। अरे मैं भोपाल में इजराइल की तकनीक से एवोकाडो की नर्सरी और एवोकाडो की फार्मिंग कर रहा हूँ। सच में क्या इसका मार्केट है क्या? बिल्कुल। तो अभी पिछले 3 साल में एवोकाडो का इम्पोर्ट 450% से बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 100% एक्सपेक्टेड है। क्या इसकी खेती करना आसान है क्या, मतलब या मुश्किल भरा है? मुझे पर्सनली आसान लगती है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता। हमें कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं आई, ना मीलीबग, ना महू, ना एफिड्स, कुछ भी नहीं। वाइट फ्लाई, कुछ फ्रूट फ्लाई, कुछ भी नहीं। और फंगस का स्प्रे हमने एक भी बार नहीं किया है। फंगस हमें आई नहीं, प्रॉब्लम आया ही नहीं प्रॉब्लम यहाँ पे। कोई भी नर्सरी प्लांट्स जब बिकता है तो उसमें स्कैम बहुत होता है। नर्सरी आप भी देते हैं? हाँ, मेरी भी नर्सरी है। मैं इजराइल से पौधे इंपोर्ट करता हूँ। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास देखिए 7 वैरायटीज हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में हास चलती है। ब्लैक है, ये हास है। ये ब्लैक है, ये हास है। और ग्रीन है, ये पिंकरटन है। पिंकरटन का थोड़ा पेयर शेप होता है, हास थोड़ा सा स्टंटेड रहता है। लेकिन ये पकने के बाद हरी ही रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा। ये पकने के बाद काला हो जाएगा। काला ही रहेगा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए एवोकाडो फार्मिंग के लिए? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सेटअप हो और हर बेड पे 2 लाइन जाएंगी। 2 क्यों? तो अगर आपका एक साइड ड्रिप नहीं लगेगी तो रूट पेनिट्रेशन कम होगा। तो कौन से साल में हमें अच्छा फ्रूटिंग आता है? 3 साल में आपको पहला कमर्शियल हार्वेस्ट आ जाएगा और फुल कमर्शियल जाने में 5वां साल लगता है। तो 6 से 7 टन पर एकड़ एवरेज है। और 1 एकड़ में टोटल कितने प्लांट बैठते हैं? 170। तो ये सारे प्लांट्स इजराइल से आए सारे। हाँ। तो इसकी जो है कीमत क्या है अभी? मतलब एज के हिसाब से कीमत है। मतलब जितने बड़े प्लांट है उतने महंगे देते हैं, जितनी यंग प्लांट है उतना आप सस्ता देते हैं। तो आप क्या पूरे इंडिया में किसी को भी दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। सबसे पहले आपका क्लाइमेट डेटा स्टडी कीजिए, सॉइल टाइप स्टडी कीजिए या मुझे भेजिए। उसके बेसिस पे मैं आपको बेस्ट प्लांट्स दूंगा। 1 एकड़ में हमारा किसान भाई कितना एवोकाडो जो है उगा सकता है? 2 साल का एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, 6 टन होता है। अभी मार्केट में रेट 200 या 250 रुपए केजी चल रहा है। तो 12 लाख रुपए एकड़ होता है। 12 लाख रुपए। अब तो 12 लाख का कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी पकड़ते हैं तो 10 लाख रुपए एकड़ इससे है। 10 टन जब मेरे फार्म पे आ जाएगा, बेचूंगा कहाँ पे? हम है ना आपकी मदद करने। अच्छा, कितने साल तक चलता है ये? 40 साल। 40 साल तक देगा उत्पादन? बाप रे, बहुत लंबा समय। मतलब एक पीढ़ी तो निकल जाएगी 40 साल में। तो एवोकाडो में देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों पे ये बड़े स्केल पे क्यों नहीं गई? सबसे बड़ा रीजन है बड़े स्केल पे नहीं जाने का, इंडिया में बहुत नई फसल है और इसका प्रोपोगेशन आसान नहीं है। क्योंकि देखने के लिए कहीं है नहीं। हाँ, देखने के लिए कहीं है नहीं। और जो किसान है और जो कंज्यूमर है उनके बीच में गैप बहुत है। किसानों ने आज तक एवोकाडो नहीं देखा, ना खाया है ज्यादातर लोगों ने। एवोकाडो, जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में ये एवोकाडो है और आज किसकी मार्केट प्राइस है एक पीस की 100 रुपए। किलो का भाव तो अलग ही है दोस्तों। और आज हम जिस फार्म पे हैं यहाँ पे दोस्तों 650 प्लांट है और एवोकाडो की प्रॉपर फार्मिंग की जाती है। और 650 प्लांट में 4.5 एकड़ का एरिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों एवोकाडो की फार्मिंग कैसे होती है, इसको मिट्टी कैसी चाहिए, देश में कौन से एरिया में कर सकते हैं, इसको पानी कितना लगता है, क्लाइमेट कैसा लगता है, रूट स्टॉक कौन सा चाहिए, वैरायटी कौन सी चाहिए, 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं, इसका हार्वेस्टिंग कब आता है, मार्केट में कैसे बेचना है, कहां पे मार्केटिंग करना है। आपके मन में जितने भी सवाल है दोस्तों सारे के सारे आज कंप्लीट होने वाले हैं। और आज हम देश के मध्य भाग में, मध्य प्रदेश में भोपाल में आए हैं आपके लिए केवल। तो दोस्तों आज जिस हम फार्म पे, इस फार्म का नाम है इंडो इजराइल एवोकाडो फार्म दोस्तों। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उन्होंने यूके में बीबीए की पढ़ाई करके सीधा विदेश से फार्म पे आए और फार्म पे खेती कर रहे हैं, वो भी एवोकाडो की दोस्तों। उनसे भी डिटेल में हम जानकारी लेने वाले, बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर। जो भी हमारे चैनल पे नए, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कहीं भी। हर्षित जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, मेरा नाम है हर्षित गोधा। मैं भोपाल में इजराइल की तकनीक से एवोकाडो की नर्सरी और एवोकाडो की फार्मिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी तक के 10 स्टेट से ज़्यादा में प्लांट सप्लाई कर चुके हैं। 180 कस्टमर्स को मैं सप्लाई कर चुका हूँ और अभी हम इंडो इजराइल एवोकाडो ऑर्चर्ड में खड़े हैं जहाँ पे हमें फ्रूटिंग आ रही है। बहुत ही बढ़िया। मेरा पहला सवाल आपको ये रहेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे या इधर उधर कि एवोकाडो जो है इंडिया में हो नहीं सकता, इसका स्कैम है, लोग खाली प्लांट्स बेच रहे हैं। तो क्या सच में इंडिया में एवोकाडो हो सकता है क्या? ये बगल में फ्रूटिंग आ रही है, आप देख लीजिए। अरे बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये 18 महीने का प्लांट है
और इंडो इजराइल एवोकाडो फार्म पे यहाँ पे एवोकाडो लगा हुआ है। हम आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 650 प्लांट्स है, उनका अंतर, उनको पानी, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए हर्षित जी, सच में क्या इसका मार्केट है क्या? बिल्कुल। तो अभी पिछले 3 साल में एवोकाडो का इम्पोर्ट 450% से बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 100% एक्सपेक्टेड है। और इस साल 4000 टन मार्केट में बिका था। नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन 100 और 100 के हिसाब से 8000 टन का है और ऐसे बढ़ता जाएगा। इसीलिए सारी कंट्रीज और कंपनीज इंडिया का मार्केट एक्सेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जैसे तंजानिया को मार्केट एक्सेस मिला, केन्या ट्राई कर रहा है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को अभी रिसेंट में मिला। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे घुसना चाह रही हैं क्योंकि इंडिया के मार्केट की ग्रोथ एवोकाडो की बहुत ज्यादा है। क्या ऐसा क्या महत्व है जो इतना इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है? देखिए, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत हाई रहते हैं जो कि आपकी हार्मोन हेल्थ और आपका कोलेस्ट्रॉल और ये सब कंट्रोल करके रखता है। कीटो वीगन डाइट्स में जो ये लोग खाते हैं उसमें एवोकाडो का सेवन बहुत किया जाता है। अच्छा। लोग बोलते हैं हमेशा कि यार खेती मत करो, बिजनेस करो या जॉब करो, लेकिन आपने जो है खेती को चुना और खेती में कुछ नया ढूंढने की कोशिश की। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अब मुझे एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको पूछना है, क्योंकि इंडिया के हर एक कोने से किसान कोई भी होता है, उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम इसको कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं और क्लाइमेट जोन क्या होना चाहिए? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, 5 से 35 के बीच में आप हास वैरायटी लगाओ और अगर 35 से ऊपर जा रहा है तो जो बची हुई 6 वैरायटीज है मेरे पास उनको लगाइए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए एवोकाडो फार्मिंग के लिए? तो इसमें देखिए, अगर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए तो टेम्परेचर जैसे अभी भोपाल का है तो गर्मी में अगर थोड़े दिन के लिए 45-46 चले भी जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कंटिन्यू रहेगा तो। हाँ, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, और केरला साइड पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है, टेम्परेचर 20-19 से नीचे नहीं जाता और एवोकाडो को मिनिमम एट नाइट 15 डिग्रीज फ्लावरिंग के सीजन में चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। तो आपके ट्री में सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होगी, तो फ्रूट कभी आएगा ही नहीं। मतलब 15 टेम्परेचर रहना भी चाहिए इसको? हाँ, रात को मिनिमम ये चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम 40-45 कभी कभी चलेगा, मतलब 35 तक ठीक है। हाँ। तो दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, आपके यहाँ पे कभी भी 15 टेम्परेचर नहीं आता है तो इसकी खेती मत कीजिएगा। दूसरा, अगर पानी की कमी है तो जैसे राजस्थान से भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, वहाँ पे 48-49 चला जाता है। ऐसे टेम्परेचर में इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको ऊपर फॉगर्स भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में भी आप एवोकाडो की खेती मत कीजिए। मतलब राजस्थान जैसा एरिया है वहाँ पे भी आप रिकमेंड करेंगे कि मत लगाइए? नहीं। ये अच्छी बात लगी आपकी मुझे, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि लगाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आता है वहीं पे लगाएंगे तो किसानों के लिए भी बेहतर है और सारे इकोसिस्टम के लिए भी बेहतर है। तो वैरायटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास देखिए 7 वैरायटीज हैं। ओके। सबसे डोमिनेंट वैरायटी वो है हास। सबसे ज्यादा मार्केट में हास चलती है। तो हास ये है? नहीं, ये हास नहीं है, ये पिंकरटन है। ओके, हास दिखा सकते हैं आप मुझे? हाँ, ये वैरायटी हमने मार्केट से परचेज की। ये ब्लैक है, ये हास है? ये ब्लैक है, ये हास है। और ग्रीन है, ये पिंकरटन है। अब आप इसमें देखिए सिमिलैरिटी की खुरदुरी स्किन है, एलोंगेटेड शेप है। पिंकरटन का थोड़ा पेयर शेप होता है, हास थोड़ा सा स्टंटेड रहता है, लेकिन इसका भी रेट मार्केट में अच्छा रहेगा। लेकिन ये पकने के बाद हरी ही रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा। ये पकने के बाद काला हो जाएगा, काला ही रहेगा। तो ये डिफरेंस आता है। ये बात है ना? तो आप बताइए वैरायटी के बारे में। तो अब पिंकरटन एक मेन वैरायटी जो आपको गर्म एरिया में लगानी चाहिए ही चाहिए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। उसके साथ साथ हमारे पास और भी वैरायटीज हैं, जैसे हास ई, हास एन, लैम्ब हास और रीड और एटिंगर। तो ये जो वैरायटीज हैं इसमें से हासी, हासन, लैम्ब हास, जिनके नाम में हास आ रहा है, मतलब कि ये पकने के बाद काली हो जाती है। जिसके नाम में हास आ रहा है दोस्तों, पकने के बाद काली हो जाएगी। जी, और ये हास से आइडेंटिकल है। वो ऐसे हैं कि इजराइल में इनको डेवलप किया हास से क्रॉस ब्रीडिंग कर करके। तो इजराइल के टेम्परेचर में सूटेबल वैरायटीज उन्होंने वहाँ डेवलप करी जो 45-46 में भी चल जाती हैं। तो गर्म एरियाज के लिए वो भी मतलब ये हास भी इंडिया में आएगी अच्छे तरीके से? हास जैसी वैरायटी आप गर्म देश में, गर्म स्टेट में उगा सकते हो। और हास आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में उगेगा। अच्छा, प्रॉपर जो हास है वो नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा और साउथ इंडिया में ही आएगा। लेकिन आपके हिसाब से ये पिंकरटन सारे जगह पे आ सकता है बाकी जगह? हाँ। और जो दूसरी बताई हास ई, हास एन, लैम्ब हास, ये भी गर्म एरिया में आ सकती है। ओके। और दिखने में हास जैसी ही होती है। अच्छा। तो एंड कस्टमर डिफरेंस देख के नहीं बता पाएगा कि ये कौन सी है, उनको नहीं पता। उनके लिए सब एवोकाडो रहेगा। तो आपने दूसरे कौन सी वैरायटी बताया? पिंकरटन एक। हाँ।
और बाकी बताइए इतनी है। हाँ। ये हरे में पिंकरटन ही है। हरे में पिंकरटन और एटिंगर जो है वो पॉलिनेटर वैरायटी है, उसका भी फ्रूट अच्छा आता है, लेकिन वो आपको 10 से 12% लगाए तो ठीक है, क्योंकि वो 10-12% से आपका जो दूसरी वैरायटीज है उसका प्रोडक्शन 30% इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हम इसका दोस्तों प्लांटेशन करते हैं ये पिंकरटन का, तो इसके साथ हमें 10% जो है एटिंगर भी लगाना चाहिए पॉलिनेशन के लिए। हाँ। ताकि इसका उत्पादन बढ़े, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो मैंने देखा है कि कोई भी नर्सरी प्लांट्स जब बिकता है तो उसमें स्कैम बहुत होता है। आपने इतना इन डिटेल वैरायटी के बारे में बताया मुझे, हरा कैसा पहचाना, पिंकरटन है या एटिंगर है, हास अगर होता है तो ब्लैक होता है, तो ये आप सीखा है आपने पूरा, इजराइल के साइंटिस्ट से बात किया है, पूरे देश दुनिया भर के आप लोगों से बात कर रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तंजानिया हो। तो ये स्कैम कैसे रोका जाए कि कोई भी प्लांट थमा दे रहे लोग? देखिए, अगर वो बोल रहा है सेलर कि इजराइल की वैरायटी है, तो आप उनसे कस्टम क्लियरेंस, क्वारंटाइन क्लियरेंस, बिल ऑफ एंट्री, एयरवे बिल, ये सब मांगिए। ऐसे डॉक्यूमेंट जब आपको मिलेंगे तभी आप मतलब आपको प्रूफ मिलेगा कि भाई हाँ सच में इजराइल से इंपोर्टेड है वैरायटी, या हाइजीन प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। लोग क्या करते हैं, इंडिया की वैरायटी उगाते हैं, उसको ग्राफ्ट करके इजराइल के नाम से बेच देते हैं 300 रुपए में, तो वो जेन्युइन है ही नहीं। और मेन डिफरेंस आपको पता चलेगा कब, जब पौधा लग के बड़ा हो जाएगा और 4 साल बाद आपको वैसी ग्रोथ नहीं मिलेगी, बहुत नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, लंबा नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान फिर ऐसा हो जाएगा, फिर एवोकाडो का नाम खराब हो जाएगा मार्केट से। ये करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको जब भी प्लांट्स लेने जाते हैं तो ऑथेंटिक नर्सरी में जाइए, आप वहाँ पे समझिए, वहाँ पे देखिए, जैसे सर ने डॉक्यूमेंट्स बोला। तो क्या नर्सरी आप भी देते हैं? हाँ, मेरी भी नर्सरी है, मैं इजराइल से पौधे इंपोर्ट करता हूँ। अभी हम नर्सरी में जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम नर्सरी आपको दिखाने वाले, कितने हाइजीनिक है, हेल्दी है सब कुछ। अब मुझे ये बताइए, जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो कौन से महीने में लगाना चाहिए? ये बारिश जब थोड़ी सी खत्म होने लग जाए ना, अगस्त एंड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बेस्ट टाइम है लगाने का। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन अब वो मुश्किल है बोलना क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आप मार्च में भी लगा सकते हो, बट वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इस बार भोपाल में 46 गया था टेम्परेचर, ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये सही, अगस्त सितंबर में आप लगाओगे ना, तो जब समर तक के फेस करेगा, तैयार हो जाएगा, तो वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, हार्डन्ड हो जाएगा, रूट्स फैल चुकी होंगी उसकी। अब मुझे ये बताइए, अभी हमें कितना बाय कितना पे प्लांट लगाने? देखिए, ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं, ये है 7 मीटर, मतलब 21 फुट, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 3.5 फुट, सॉरी 3.5 मीटर, तो 10 फुट के आसपास। मतलब 21 बाई 10 है, इतना दूर क्यों रखा है आपने? देखिए, अभी आपको लग रहा है कि प्लांट छोटा है, लेकिन ये मैंगो ट्री जैसा रहता है। इसकी कैनोपी, यहाँ की कैनोपी पूरी यहाँ तक के आ जाएगी 3 साल में, और वो वाली कैनोपी वहाँ तक के आ जाएगी। इतना बड़ा प्लांट हो जाएगा? हाँ, बाप रे। और ऐसे में भी ये पूरी एक ग्रीन वॉल बन जाएगी, हरी दीवार बन जाएगी। तो ऐसे में क्या है, आपको ट्रैक्टर अंदर ले जाना है प्रूनिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, स्प्रे के लिए, तो ट्रैक्टर का मूवमेंट आसान हो, इसलिए स्पेसिंग इतनी दी जाती है। अगर लोग बोलें कि क्लोज डेंसिटी करो, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको आपको ज़्यादा प्लांट बेचने। ये बात है, सीधा बात आती है बिजनेस पे। हाँ। दोस्तों, मुझे ये आप बताइए कि अभी हम आपको एवोकाडो दिखा रहे हैं, लेकिन आपका पसंदीदा फल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, चाहे वो आम हो या अंगूर हो। आपने बताया कि 21 बाई 10 पे लगाना है, ठीक है। जब प्लांट प्रिपरेशन करना है तो उस टाइम पे हमें बताइए कि कैसे कैसे तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा ऊंचा पहाड़ टाइप बनाया है। ये क्यों किया है, कैसे किया, बताइए। देखिए, ट्रैक्टर के ब्लेड प्लाव से रेस बेड बनाया जाता है, मेड़ कह सकते हैं इसे, बांध छोटा सा। हाँ, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाटर स्टैग्नेशन रूट्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एवोकाडो में पौधा आपका 3 रात में मर जाएगा अगर वाटर स्टैग्नेशन हुआ। और काली मिट्टी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसकी, तो हमें इसलिए बेड्स बनाना कंपलसरी था। बेड्स की हाइट जब आप बनाते हैं तो 3-3.5 फीट की हाइट नीचे, हाँ, ऊपर की विड्थ अराउंड 2.5 फीट और नीचे की विड्थ कम से कम 5 फीट, ऐसा बेड बनाते हैं। और बारिश में फिर ये कॉम्पैक्ट भी हो जाता है, तो ये सेटल होके ऐसा राउंड कर्व शेप का बन जाता है। पानी पूरा लीच आउट होना चाहिए, पानी पूरा यहाँ इकट्ठा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, यहाँ इधर रूट पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और ये दोस्तों देख भी सकते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल है। अगर यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत सारा पानी पकड़ सकता है, तो इसीलिए बेड को जो है ऊंचा लेना है जितना हो सके। 3.5 फीट कम से कम यहाँ पे बोल रहे सर जी के लेना ही लेना है। ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना, वो हम आपको पूरी बता रहे हैं। इसका प्लांटेशन जब हमने बेड बना दिया तो इसके ऊपर सीधा प्लांट लगा देना है। हाँ, और प्लांट लगाते वक्त आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सेटअप हो ऐसा, और हर बेड पे 2 लाइन जाएंगी। 2 क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्लांट को अभी पानी कम लगेगा, लेकिन फुल कैपेसिटी पे जाने के बाद 2 अच्छा पानी लगता है, और रूट्स उधर ही फैलती हैं जिधर प्लांट को पानी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपका एक साइड ड्रिप नहीं लगेगी तो रूट पेनिट्रेशन कम होगा, तो इसलिए दोनों साइड लगानी चाहिए, इधर भी ड्रिप उधर भी ड्रिप। हाँ,
ठीक है है ना? और इसमें कितना डिस्चार्ज होता है? इसमें 1 लीटर वाला डिस्चार्ज है। ओके। और ये मतलब एक उस पे 4 खोल के रखे हमने। 4 ये जो बटन आप है एक देख प्लांट रहे के हैं, हिसाब। ये रिंग प्लग कहते हैं इसे। इससे ड्रिप का डिस्चार्ज रुक जाता है इधर पे। अच्छा, ये सब यहाँ पे बंद किया है, यहाँ पे बंद चालू किया है। वहाँ पे चालू है। तो अभी 4 खोले हुए हैं, फिर एक मतलब 6 महीने बाद 2 और खोल देंगे तो 6, फिर 8, ऐसे करके जब पूरे बेड पे कैनोपी आ जाएगी। इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये। हाँ, तो आपका ऐसे में फर्टिलाइजर और पानी बच रहा है ना, क्योंकि हाँ। फर्टिलाइजर सीधे मिला रहे हैं वहाँ। वो अगर सारे होल से डिस्चार्ज होगा तो पानी वेस्ट होगा, फर्टिलाइजर वेस्ट होगा। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जहाँ पे आपको पानी गिराना है वहीं पे गिर रहा है, उसके बाद इसको बंद भी आप कर सकते हैं। तो हाँ। ये जब आप प्लांट लगाते हैं उस टाइम पे इसको फर्टिलाइजर आपने क्या दिया था बेसल में? बेसल में आपको गोबर खाद देनी है या वर्मी कंपोस्ट मैं सजेस्ट करूँगा, वो और अच्छी है। वर्मी कंपोस्ट दीजिए, नीम खली देना है और उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। कोई केमिकल खाद नहीं देनी है स्टार्टिंग में। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगाते वक्त हमारे प्लांट्स कोकोपीट में रहते हैं, ठीक? कोकोपीट का लेवल और जो ये बेड की मिट्टी का लेवल है, ये मैच करना चाहिए एक समान। उसके ऊपर मतलब स्टेम के ऊपर मिट्टी नहीं लगना चाहिए। 2 चीजें, ज्यादा गहरा हो गया तो पानी इकट्ठा होगा, और ज्यादा ऊपर हो गया और स्टेम पे मिट्टी लग गई तो फिर उस पे फंगस के इशू सड़न लगने लगेगी। वो खराब हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। ये बात तो आपने परफेक्ट कही। तो दोस्तों ये लगाते समय आपको ध्यान देना है। अभी आपका ये प्लांट पूरा 18 महीने का हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे सारे। तो मैंने इसकी पत्तियां भी देखी, काफी हार्ड है, मोटी है। तो क्या इसकी खेती करना आसान है क्या, मतलब या मुश्किल भरा है? देखिए, इसमें मुझे पर्सनली आसान लगती है। ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता, आपको बस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अच्छा लगाना है और उसके बाद फर्टिलाइजर रेगुलरली देना है। उसके बाद टाइम टू टाइम आपको स्काउटिंग करनी है पेस्ट डिजीजेस की। उसके अलावा इसमें 1 साल बाद प्रूनिंग होगी लगाने के, तो वो थोड़ी सी प्रून करनी है। फिर 2 साल बाद प्रूनिंग दिखा सकते हैं आप हमें? हाँ, कैंची से? मैंने देखा है कि हमारे अंगूर के खेत में क्या होता है कि एक बारिश आ गई तो पूरी फ्लावरिंग चली जाती है, एक बारिश आ गई तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये डिजीज आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसमें ऐसा प्रॉब्लम है क्या? इसमें हमें जो अभी इस फील्ड में आया वो सिर्फ कैटरपिलर का था, तो उसका हमने स्प्रे किया इमिडाक्लोप्रिड का बस, और उससे वो चला गया खत्म। उसके अलावा हमें कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं आई, ना मीलीबग, ना महू, ना एफिड्स, कुछ भी नहीं, वाइट फ्लाई, कुछ फ्रूट फ्लाई, कुछ भी नहीं। तो और फंगस का स्प्रे हमने एक भी बार नहीं किया है 18 महीने में। ना पाउडरी ना डाउनी कुछ नहीं है। फंगस हमें आई नहीं, प्रॉब्लम आया ही नहीं प्रॉब्लम। यहाँ पे दिख भी रहा है पत्तियां यहाँ पे पूरी की पूरी प्लांट पे। बताइए कैसे प्रूनिंग किया जाता है प्लांट लगाने के बाद? प्रूनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मेन है सबसे पहले कि आपको जितनी भी ब्रांचेस जमीन से टच हो रही हैं उनको हटाना है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये ब्रांच नीचे जा रही है। अच्छा। तो ये नीचे जाके कल को इस पे फ्रूट आता है बराबर, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम यहाँ फ्रूट जमीन पे आ जाएगा ना, टिक जाएगा ऐसे। हाँ, ये काट दिया है ना। उसके बाद ये जैसे वही काटा तो ये जंप कर गई ऊपर। फिर इसमें भी ये ब्रांच नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो इस वाली को यहाँ से काट सकते हैं। मतलब जो नीचे आ रही है उसको काटा, और जो ऐसे गोला बनाना है, मतलब डेरेदार प्लांट को बनाना है ऐसे, जैसे हम आम का प्लांट बनाते हैं। हाँ, तो नीचे से डबल स्टिक रखना है या सिंगल रखते हैं? नीचे से स्टार्टिंग का जो इतना पार्ट है 1 फुट से 1.5 फुट वो सिंगल होना चाहिए। अब अगर उग गया और आपने प्रून नहीं किया तो और मोटा हो गया तो मत काटिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग का 1 से 1.5 फुट क्लियर प्लांट का तना हो और वहां पे कोई भी ब्रांचेस नहीं हो। उसके बाद फिर वो ऐसे गुच्छे में ऊपर जाएगा और फिर आप उसको शेप देना है वाइन के कप की तरह। ओके, ओपन वास सिस्टम बोलते हैं इसे। नीचे छोटा और ऊपर बड़ा ऐसे फैला फैला के। अब इसमें भी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसको काट सकते हैं, जो नीचे गया है। हाँ, बराबर है। और उससे ये भी ऊपर जंप कर जाता है। ऐसे प्लांट कितने दिन तक हमें तैयार करना है? आपको साल में 1 बार प्रूनिंग करनी है। अच्छा, साल में 1 बार। कौन से महीने में प्रूनिंग करनी है? आप इसको कर सकते हैं मार्च अप्रैल के टाइम पे। मार्च अप्रैल टाइम पे हमें प्रूनिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली इस पौधे में दिख रहा है कि अलग अलग स्टंप है, नीचे मेन वाला स्टंप है, अभी 18 महीने का है। तो जब हम पहली बार प्लांट लगाते हैं तो कौन से साल में हमें अच्छा फ्रूटिंग आता है? आपने जो फ्रूटिंग हमारी फील्ड पे देखी वो कमर्शियल हार्वेस्ट नहीं था, इट वाज अ ट्रायल हार्वेस्ट। और वो भी हमने 95% पेड़ों से फ्रूटिंग हटा दी थी, कुछ पेड़ों पे लगे रहने दी, क्योंकि हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना रहता है और हमें भी टेस्ट करना था कि किस टाइप की फ्रूटिंग आ रही है, कितना टाइम लगता है पकने में, क्या समय है, ड्यूरेशन है, ये सब टेस्ट करने के लिए इंडिया के हिसाब से। लेकिन 3 साल में आपको पहला कमर्शियल हार्वेस्ट आ जाएगा। ओके। और फुल कमर्शियल जाने में 5वां साल लगता है। तो 6 से 7 टन पर एकड़ एवरेज है। 6 से 7 टन। हाँ, और एक्चुअली क्या है कि 1 साल आपको 10-11 टन मिलेगी और 1 साल आपको 2-2.5 टन मिलेगी। जैसे आम में ऑल्टरनेट बेयरिंग होती है वैसा रहता है। तो मैंने जो आपको बताया वो 2 ईयर एवरेज है, 6 से 7 टन। और 1 एकड़ में टोटल कितने प्लांट बैठते हैं? 170 प्लांट बैठते हैं। जिस हिसाब ने आपने बताया कि 10 बाई 21 पे सीधा
70 प्लांट बैठते हैं। दोस्तों हम इसका हिसाब भी जानने वाले हैं कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन आप ले सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कहाँ पे आपको बेचना है। कुछ मैं कॉन्टेक्ट्स आपको डिटेल सीधा सीधा बताने वाला हूँ और प्रति किलो आप कितना इसमें कमा सकते हैं। लेकिन इसके पहले ना इनका हम थोड़ा सा जो खाद वगैरह देते हैं उसका फर्टिगेशन सिस्टम देखते हैं, फिर नर्सरी भी देखते हैं, सारा चीज समझते हैं। इसको पानी कितना दिया जाता है और फर्टिगेशन कैसे किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको 8 लीटर पानी लगता है पहले 1 साल, फिर दूसरे साल 18 लीटर, फिर तीसरे साल 28 और चौथे साल फिर 40 प्रतिदिन। हाँ, एवरीडे के 8 लीटर पानी लगेगा। हाँ, गर्मी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे ऑब्वियसली जब बारिश हो रही है तो पानी का कम हो जाता है और ठंड में भी पानी कम लगता है, लेकिन गर्मी का मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको इतना देना ही पड़ेगा आपको, डेली का 8 लीटर पहले साल। हाँ, और उसके अलावा आपने फर्टिलाइजर का मुझसे प्रश्न किया, तो फर्टिलाइजर देखिए एवोकाडो को 5-3-5 का रेशियो चाहिए रहता है एनपीके का, और जो फास्फोरस की क्वांटिटी है वो एवोकाडो को जनरली कम लगती है नाइट्रोजन और पोटेशियम से। तो 5-3-5 अपने प्री पैकेज नहीं आता, तो 5-3-5 अचीव करने के लिए हम 3 टाइप के एनपीके फर्टिलाइजर मिलाते हैं, 13-0-45, 12-61-0 और 21-0-0। ये वाटर सोल्यूबल ग्रेड है दोस्तों। हाँ, एनपीके का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर यहाँ मिलाया जाता है। हमारा बोर से पानी इस टंकी में जाता है, टंकी से पानी ये फिल्टर के थ्रू पुल करता है, और उसके बाद ये जो टैंक है इसमें हम हाथ से फर्टिलाइजर मिलाते हैं मैन्युअली, और फिर वो वेंचुरी से वापस पानी खींचता है और पानी के साथ मिक्स होके फील्ड पे जाता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग वॉल्स है ये। हाँ, तो यहाँ पे मेरी नर्सरी के भी वॉल्स हैं, ड्रिपर के भी हैं, ये वाले जो हैं ये फील्ड के वॉल्स हैं। ये तो 4 जो लगे हुए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट फील्ड पे पानी जाता है। फील्ड तो आपकी बहुत दूर है, तो यहीं से फर्टिगेशन होता है। इजी होता है ना, यहीं से सेंट्रली मतलब सारे वॉल्व आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए यहाँ से रखा है। तो 5-3-5 का रेशो ये साल भर मेंटेन रखना है या हमेशा लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। तो जनरली हफ्ते में एक बार फर्टिगेशन होता है, महीने में एक बार? नहीं, इसमें 2-3 तरीके हैं। तो आप जब हमें अपना सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भेजोगे तो हम उसमें ऑलरेडी एनपीके कितना है वो मेजर करके आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग में कितना लगना है। और हम अभी तक के जो कर रहे थे वो कम डोज में, छोटी डोज में रोज फर्टिगेशन देते थे और एवरीडे। और वो इसलिए क्योंकि अगर एक बार में ज्यादा दे देते हैं तो फिर सॉइल का ईसी पीएच बिगड़ने लगता है। तो उससे रोकने के लिए अगर आप थोड़ी अच्छी कंपनी का फर्टिलाइजर यूज करें तो वो ईसी पीएच नहीं बिगाड़ता, तो उसको आप महीने में 2 बार भी दे सकते हो। लेकिन साल भर का जो डोज है, जितना पौधे की मात्रा चाहिए एनपीके की उतनी पहुंच जाए तो आप उसको साल भर में भी, इसका एक लिमिट होता है। हाँ, तो उसको महीने में 2 बार में भी कर सकते हो। तो ये सारा आप किसानों को सिखाते हैं? हाँ, तो आप मेरे को सॉइल टेस्ट दोगे तो मैं उसकी स्टडी करूंगा, इजराइल भेजूंगा, एक प्रोफेशनल ओपिनियन उनसे लूंगा और फिर आपको वो ओपिनियन फॉरवर्ड करूंगा। तो आपका नंबर मैं नीचे डाल सकता हूँ? बिल्कुल दोस्तों, मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्टिगेशन या एवोकाडो की जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में। दोस्तों, शुरुआत में हमने वैरायटी के सेक्शन में आपको बहुत सारे वैरायटी के नाम बताए थे। हास में अलग अलग आती है, उसके साथ साथ पिंकरटन आती है, और कौन सी आती है? एटिंगर आती है। ऐसे बहुत सारी वैरायटी, यहाँ पे सारी वैरायटीज है, बहुत सारे हजारों प्लांट्स है यहाँ पे। तो रूट स्टॉक क्या होता है वो समझा के बताइए ना थोड़ा सा। देखिए, रूट स्टॉक प्लांट, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ पे ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट से यहाँ पे दिखाइए ना सीधा सीधा। हाँ, यहाँ पे ग्राफ्ट से नीचे का जो पार्ट होता है ये जो होता है इसे रूट स्टॉक कहते हैं। नीचे वाला पार्ट? नीचे वाला। ऊपर का तो हमने ग्राफ्टिंग किया है। हाँ, वैरायटी तो आपको इंडिया में भी कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन रूट स्टॉक जो है वो कमर्शियल रूट स्टॉक इंडिया में है ही नहीं। अच्छा। इजराइल में 60 साल की रिसर्च के बाद डॉक्टर अब्राहम बेन्याकोव ने ये रूट स्टॉक्स इजराइल में डेवलप किए थे। इनका नाम है आशदोद, देगानिया, ज़ेफरिन और फेयरचाइल्ड। ये 4 रूट स्टॉक, ये 4 मेन रूट स्टॉक्स हैं वहाँ के। तो ये 4 रूट स्टॉक के क्या क्या फायदे हैं वो बताइए। बताता हूँ। तो देखिए, सैंडी सॉइल अगर है आपकी, रेतीली है, तो ज़ेफरिन रूट स्टॉक आपके लिए अच्छा है। अगर थोड़ी सलाइन सॉइल है, उसमें मतलब पीएच मान लीजिए उसका 7.5 के आसपास का है, 6.5 से 7.5 का है, तो और 8 भी चलता है, तो आशदोद और देगानिया। और अगर 8 से भी ऊपर है, मतलब 9 टच कर रहा है, तो फिर फेयरचाइल्ड। ये सब रूट स्टॉक्स हैं, और रूट स्टॉक ही डिसाइड करता है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी कितनी रहेगी, उसकी विगर कितना रहेगा, स्पीड ऑफ ग्रोथ। जैसे हमने आपको आपका चार्ट दिखाया, तो वो 18 महीने में उसमें फ्रूटिंग आ रही है। तो आपने पिंकरटन दिखाया था, उसमें कौन सा रूट स्टॉक आपने लगाया? हम 3 रूट स्टॉक यूज किए थे हमने अलग अलग रोज में। तो एक था देगानिया 117, दूसरा था आशदोद 17, और एक हमने ट्रायल के लिए मंगवाया था स्टार्टिंग में डे रूट स्टॉक, तो वो वहां पे फील्ड पे लगा हुआ था। ये बात है। मतलब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी मिट्टी कोई भी इसको चल सकती है, लेकिन उस मिट्टी का जब सॉइल टेस्टिंग आप करते हैं और इनको भेजते हैं या जब भी आप लगाते हैं उसको देखते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रूट स्टॉक कौन सा चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अंगूर में भी होता है कि बेंगलोर डॉगरेज होता है,
या अलग अलग नाम है उसके। हाँ। जो रूट स्टॉक मेन अलग होता है, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग वैरायटीज, हमने आपको शुरुआत में वैरायटीज के नाम बताए थे, और अभी जो हम आपको नाम बता रहे हैं वो रूट स्टॉक यानी कि नीचे का हिस्सा, क्योंकि जड़ें जो है वो अलग काम करती है और वैरायटी ऊपर है वो आपको फल के अलग अलग वैरायटी देती है। तो ये सारे प्लांट्स इजराइल से आए सारे। ओके। और अभी जो है ये प्लांट जो आपने पूरा बनाया है, हाँ, तो इसकी जो है कीमत क्या है अभी? वो 2500 रुपए के। मतलब जितने बड़े प्लांट है उतने महंगे देते हैं, जितनी यंग प्लांट है उतना आप सस्ता देते हैं। मतलब एक सर्टेन एज के बाद आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ओल्ड प्लांट ही बेहतर है, लेकिन ओल्ड प्लांट लगाओगे तो स्पीड उसकी और रूट फैलने क्या रहनी चाहिए सर्टेन एज? 12 महीने से शुरू हो जाती है, क्योंकि 6 महीने इसराइल में भी रहता है, तो वो काउंट कर रहे हैं अपन। तो 12 महीने से आप लगाना शुरू कर सकते हो, और 2 साल 2.5 साल तक का पौधा भी आप फील्ड पे लगा सकते हो। उसका बस मोर्टालिटी रेट कम रहता है और रूट्स और ग्रोथ बहुत एकदम से शूट अप करती है मिट्टी में। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब देखिए, मैं अंगूर का किसान हूँ, अंगूर की खेती मैंने देखा है कि जब ये पॉलिथीन में रहता है, ठीक है, तो इसमें रूट कॉइलिंग नहीं होता क्या घूम घूम के? नहीं, वो 2-2.5 साल के अंदर अंदर इतनी कॉइलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब 2 साल के अंदर हम लगाते थे, कॉइलिंग का प्रॉब्लम नहीं, उससे ज्यादा होगा तो कॉइलिंग होगा। क्योंकि रूट अगर जैसे हमने भी लगाए थे अपनी फील्ड पे, तो हमने 2 इयर्स प्लस के प्लांट्स लगाए थे जो फील्ड पे थे, तो वो उसमें मतलब रूट कॉइलिंग थी थोड़ी सी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो नीचे फैल गई रूट्स और आप ग्रोथ आपने मतलब रूट स्टॉक अच्छा है इसका। हाँ। और मुझे ये बताइए, जब ये इजराइल से प्लांट आ रहे हैं तो ऐसे कोकोपीट के साथ आते हैं या आप उसको फिर प्लानिंग करके रखते हैं ऐसे? नहीं, तो हमारे पास 1 लीटर के पॉट्स में आते हैं, उसमें हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं 7 लीटर के पॉट्स में, और वो भी 100% कोकोपीट में रहता है, ये भी 100% कोकोपीट में। और इसमें हम कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर देते हैं, तो ये यहाँ पे है, ये 6 महीने तक के प्लांट को फर्टिलाइज करता रहता है, धीरे धीरे करता रहेगा। तो इससे क्या है, आपके पास मैंने पौधा दे भी दिया, तो उसके बाद भी आप 1-2 हफ्ता इसमें बिना कुछ दिए अपने पास रख सकते हो हार्डनिंग के लिए, और उसके बाद फिर आप फील्ड पे लगा सकते हो। बढ़िया है। हाँ। तो आप क्या पूरे इंडिया में किसी को भी दे सकते हैं क्या? देखिए, जो लोकेशंस मैंने आपको बताई, राजस्थान या फिर ट्रॉपिकल रीजन। नहीं, मतलब कोई बंदा महाराष्ट्र से आता है, भाई मुझे 1500 प्लांट दे दो, तो सीधा 500 दे देते तुरंत? हाँ, दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को वही सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले आपका क्लाइमेट डेटा स्टडी कीजिए, सॉइल टाइप स्टडी कीजिए, या मुझे भेजिए, उसके बेसिस पे मैं आपको बेस्ट प्लांट्स दूंगा। और सजेशन वो ही करेंगे आप, मतलब कि जो सही है वो आप सजेस्ट करेंगे? वही मैं सजेस्ट। ऐसा नहीं कि कोई बंदा आपके पास आ गया, प्लांट मांग रहा है, आपने दे दिया तुरंत। अब वो कोई महाराष्ट्र में मुझसे हास मांगेगा तो मेरी फर्ज बनता है कि मैं उसको मना करूं कि भाई हास आपका नहीं चलेगा, आप लैम्बास चलाओ। हाँ, ये बात सही है। पिंकरटन तो बेस्ट है अभी यहाँ पे, मैंने देखा। यहाँ के और महाराष्ट्र के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क तो है नहीं है। और मेरे पास पैन इंडिया से कस्टमर्स आते हैं, मैं सबको प्लांट्स दे सकता हूँ। ट्रक से लोडिंग होती है, ट्रक से माल जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब मेरे को 5 या 10 प्लांट कोई मांगता है ना, तो उसकी कोरियर से डिलीवरी नहीं कर सकता मैं, थोड़ा फ्रेजाइल प्लांट। कोई यहाँ आके ले जाए तो आप यहाँ आके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेन से आओ, मटेरियल उठाओ, ले जाओ। दोस्तों स्क्रीन पे मैं इनका लोकेशन नंबर डाल दे रहा हूँ, ईमेल आईडी भी डाल दे रहा हूँ, आपको जैसे भी इनके साथ काम करना बिंदास करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑथेंटिक हाइजेनिक नर्सरी आपके सामने यहाँ पे रखी गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इजराइल का टेक्निक जो है वो फॉलो किया गया है। प्लांट लगाए भी गए फार्म पे एवोकाडो लगा भी है, आपने अभी लाइव देखा, हमने वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाया। इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं वो भी आपको बताने वाले। तो अभी हम यहाँ पे ये जो पका हुआ एवोकाडो है, आप मुझे काट के दिखाइए कैसे इसको काटते हैं, यहाँ पे रख के काट सकते हैं। हाँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा हम इसको काट के भी दिखाते हैं आपको कि ये अंदर से कैसे होता है, वो भी जानना जरूरी है। और इसका वैसे तो ब्रेड पे टोस्ट के साथ खाते हैं, फिर एक होती है इसकी चटनी गुआकामोली। तो गुआकामोली बना के खाया जाता है, जिसमें नींबू, टमाटर, प्याज और काली मिर्च के साथ इसका चटनी बनाई जाती है, और वो टोस्ट पे लगा के बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, मुझे एक्चुअली अच्छी लगती है। इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, डायरेक्ट मैंने ऐसा मान लीजिए इसको ले लिया काट के, डायरेक्ट खा सकता हूँ? हाँ। प्लेन लगेगा थोड़ा बटर। ये नारियल का जो गरी रहता है ना, पहले हल्की हल्की बनती है, उसके तरीके से लग रहा है। ये काफी अच्छा है ये टेस्ट इसका। हाँ। जैसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं? डायरेक्ट इसको स्लाइस करके थोड़ा सा नींबू, काली मिर्च, नमक डालना पड़ता है और टेस्ट आ जाएगा। हाँ। जैसे देखिए पनीर खाते हो आप, प्लेन पनीर खा लोगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं है, वहीं आप उसे शाही पनीर, बटर पनीर बना के खाओगे तो टेस्ट आता है। ये बात है। वो है थोड़ा। 1 एकड़ में हमारा किसान भाई कितना एवोकाडो जो है उगा सकता है? देखिए 1 एकड़ में मोटा मोटा 2 साल का एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, 6 टन होता है। वो इसलिए क्योंकि 1 साल आपको 10-11 टन आ जाएगी पिंकरटन से या कोई और दूसरी वैरायटी से। 1 साल आपको 1.5-2 टन के आसपास आएगा। तो जो 2 ईयर एवरेज है दैट विल बी अराउंड 6 टन्स। तो वो जो 6 टन है, अभी मार्केट में रेट 200 या 250 रुपए केजी चल रहा है। अपन 200 से भी पकड़े तो 12 लाख रुपए एकड़ होता है। 12 लाख रुपए। अब 12 लाख
अब आपके एक ही पेड़ पे हो सकता है कि थोड़ा सा पुअर क्वालिटी फ्रूट भी आए और कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी भी आए। तो 12 लाख का कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी पकड़ते हैं तो 10 लाख रुपए एकड़ इससे है रेवेन्यू 2 साल में एवरेज। हाँ 2 साल का एवरेज मतलब मतलब फुल मैच्योरिटी के बाद। फुल मैच्योरिटी के हाँ, बाद मतलब हाँ, 1 साल आप बोल रहे कम आएगा, 1 साल ज्यादा आएगा, हाँ, एवरेज 2 साल का 10 टन तो यील्ड आएगा। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो आएगा। हाँ। ये किस बेस पे बताया, जो इजराइल में हो रहा है वो बेस पे बताया, यहाँ के बेस पे बताया? रेट यहाँ का लिया है और जो यील्ड के नंबर्स हैं वो इजराइल के लिए, जो वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, और हम जो अपने ऑर्चर्ड में कर रहे हैं। अब देखिए कोई अगर रेगुलरली फर्टिलाइज ना करे, कोई अगर इरिगेशन ढंग से ना करे, प्रूनिंग ढंग से ना करे, क्योंकि प्रूनिंग से भी फ्रूटिंग में फर्क आता है, तो आपकी यील्ड सफर करेगी। तो वही होता है, कौन कितना एक्टिव फार्मर है और कौन कितना पैसिव फार्मर है, उसके यील्ड और आउटपुट भी उस हिसाब से सफर करे, मतलब या तो बढ़ेगा या कम होगा। उसमें अगर हम खर्चा पकड़ ले तो फर्स्ट टाइम का कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? मान लीजिए आपने प्लांट बोला 170 इंटू हम 2500 पकड़ते हैं, बड़े प्लांट 4,25,000 प्लांट का हो जाएगा। 40,000 की ड्रिप आएगी, 40,000 की ड्रिप है ना, जिस पे सब्सिडी मिलती है। 4,65,000 हो गया। हाँ, और ड्रिप पे सब्सिडी है हाँ, ना, आधा मिलता है। रेस बेड्स बनते हैं, तो रेस बेड्स जो हैं वो हमने ट्रैक्टर से बनवाए थे, तो उसका 20,000 रुपए एकड़ हमने यहाँ पे भोपाल में कैलकुलेट किया था। ठीक है, भोपाल 4,85,000 हो गया आपका खर्चा मान लीजिए। हाँ, तो इतना, ये कितना आ रहा है? 4,85,000 आ रहा है। हाँ, यहाँ तक। इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन का आधा नहीं पकड़ा, पूरा ही पकड़ लीजिए मान लीजिए, जब सब्सिडी आएगी तो आएगी। तो 4.5 लाख रुपए एकड़ इसका खर्चा। उसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी जैसे मैंगो में होती है ना, वैसी ही है, मतलब 4,85,000 ये हमारी फर्स्ट टाइम की हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स हो गई। उसके बाद जो साल का आपको स्प्रे करना है, कोई फर्टिलाइजर डालना है, तो 50-60,000 रुपए साल का इसका खर्चा आता है। रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, जैसे आपने बताया था, ये डिसीज का ज्यादा टेंशन नहीं है। मेन प्रॉब्लम आती है खरपतवार उखाड़ने की वो है, तो उसमें खर्चा है। तो या तो आप ये भी कर सकते हैं कि वीड मैट लगा ले, मल्च जैसी होती है बट मोटी होती है, जैसे हमने यहाँ पे लगी हुई है, ये दिखाया है ना, तो ये वीड मैट आप लगा सकते हैं, उससे आपका खर्चा खरपतवार उखाड़ने का कम हो जाएगा। ये बात है, मतलब 50-60,000 रनिंग कॉस्ट है, तो हमारा 3 साल बाद जब पहली हार्वेस्टिंग या 4 साल बाद जब पहली हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो हमारा खर्चा निकल के डबल हो जाएगा। हाँ, खर्चा भी निकल जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाएगा। तो ये एक ऐसी फसल है, ये लॉन्ग टर्म की फसल है, 10 साल 20 साल 25 साल, कितने साल तक चलता है ये? 40 साल। 40 साल तक देगा उत्पादन। बाप रे, बहुत लंबा समय, मतलब एक पीढ़ी तो निकल जाएगी 40 साल में। तो आप मुझे बताइए, 10 टन जब मेरे फार्म पे आ जाएगा, बेचूंगा कहाँ पे? हम है ना आपकी मदद करने। अच्छा, तो देखिए, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ MOU साइन किया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के इंडिया में, सूरी एग्रो फ्रेश, और वो साल का 65,000 टन फ्रूट एंड वेजिटेबल सेल करते हैं। मैं डायरेक्ट उनको बेच सकता हूँ? नहीं, आप हमसे डायरेक्ट सेल करना पड़ेगा। आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आप उनसे बिकवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, अभी इंडिया में इम्पोर्ट भी बहुत हो रहा है, तो इम्पोर्ट जब होता है, ज़्यादातर तंजानिया से आ रहा है, तो इम्पोर्ट का सीज़न होता है तंजानिया का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सीज़न ख़त्म हो जाता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर से इंडिया का सीज़न स्टार्ट होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम इम्पोर्टेड प्रोड्यूस से डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि मेन कॉम्पिटिटर हमारा तंजानिया रहेगा, बट हम डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो रेट अभी तंजानिया का है वो मैंने आपको बताया, 200 से 250 रुपये केजी होलसेल, तो वही रेट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी मिलेगा। 200-250 रुपये जो तंजानिया यहाँ पे बेच रहा है होलसेल में, वही अगर हम इंडियन मार्केट में बेचते हैं तो चलेगा। लोकल रिटेल में तो कोई 500, 600, 1000 रुपए तक वो डिपेंड करता है, जहाँ पे जो अवेलेबल कैसे है उस हिसाब से रेट डिपेंड करता है। इंडिया में बहुत सारी फसलें आई, ड्रैगन फ्रूट आया, वो बड़े स्केल पे हो गया, उसके पहले भी बहुत सारी फसलें आई, बड़े स्केल पे हो गई, लेकिन एवोकाडो में देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों पे ये बड़े स्केल पे क्यों नहीं गई? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है बड़े स्केल पे नहीं जाने का, वो है कि ये इंडिया में बहुत नई फसल है और इसका प्रोपोगेशन आसान नहीं है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्लांट सोर्स कर रहे हो तो ज़्यादा लोग इसको कॉन्फिडेंटली लगा नहीं पा रहे, क्योंकि देखने के लिए कहीं है नहीं। हाँ, देखने के लिए कहीं है नहीं, और जो किसान है और जो कंज्यूमर है उनके बीच में गैप बहुत है। किसानों ने आज तक एवोकाडो नहीं देखा ना खाया है ज़्यादातर लोगों ने, और जो कंज्यूमर, मॉडर्न एफ्लुएंट कंज्यूमर टाइप के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग एवोकाडो खाते हैं, तो इसलिए उन तक वो खबर फैली नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो बटर फ्रूट के नाम से एवोकाडो बिकता है, तो वो जो एवोकाडो है वो कमर्शियली वायबल नहीं होता, और वो साउथ इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। तो वो जब किसान उसको महाराष्ट्र में या MP में लगाएगा तो उसको वैसा यील्ड, वैसा हार्वेस्ट नहीं आएगा, तो वो सोचता है कि यार ये तो होता ही नहीं है, इसमें तो यील्ड ही नहीं आती है, तो फ्रूट ही टेस्टी नहीं है, तो इसलिए फिर नहीं लगाते। अभी वाला फ्रूट मैंने खाया, बहुत ही अच्छा फ्रूट था, खाना अभी भी मेरे टेस्ट मुंह में है। इंटरेस्टिंग। तो कोई ऐसी टिप है जो आप हमारे किसानों को बताना चाहेंगे, क्योंकि किसानों को हर मोड़ पे प्रॉब्लम आती है, चाहे वो प्लांटेशन हो, उगाना हो, पानी देना हो या ग्रो करना हो,
तो उसमें कोई ऐसा जरूरी चीज आप बताना चाहेंगे जिससे किसानों को बढ़िया रहेगा? तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन वो सारी टिप्स का मैं एक यूट्यूब चैनल बना के उस पर शेयर कर चुका हूँ। आप मेरा इंडो इजराइल एवोकाडो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने 275 से ज़्यादा वीडियोस बनाए, 275 वीडियो बनाए। हाँ। अरे सब्सक्राइब कर लीजिए फिर जाके। तो उसमें वर्ल्ड के एवोकाडो एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू है, मेक्सिको, कैलिफोर्निया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू है। वो इंग्लिश में, अगर उसको समझने में दिक्कत है तो फिर मैंने हिंदी में अपने प्रोजेक्ट के वीडियोस बनाए जिसमें काफ़ी टिप्स शेयर करी हैं, और मैं हफ्ते के 2-3 वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप उसको रेगुलरली अगर देखते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद में कि हाँ ये भी हो सकता है और हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना चैलेंजिंग नहीं है, बस नॉलेज का गैप है जो मैं लोगों को तक पहुंचा रहा हूँ। दोस्तों ये फार्मिंग जो है सच में यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रही है, प्लांट्स भी अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें समझना है, डेप्थ में जाना है कि हर एक चीज़ को, सॉइल से लेके, पानी से लेके, प्लांट की फिजियोलॉजी, सब कुछ समझना है। अगर आप कुछ समझते नहीं है तो फिर कहेंगे कि यार हमारा गड़बड़ हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो अभी इस वीडियो में हमने सारी जानकारी ले ली है। हर्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया और इतनी अच्छी डिटेल में जानकारी दी। सर का मैं नंबर, ईमेल सब कुछ डाल दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ओवरऑल आज तक इंडिया में इतने बड़े पैमाने पे जो एवोकाडो की खेती हो रही है, 4-4.5 एकड़, ऐसे बहुत सारे फार्म्स है हर्षित जी के अंडर में। इन्होंने जो है अलग अलग जगह पे प्लांट्स भारत भर में पूरे दिए हैं। मैंने भी नहीं देखी थी कि ऐसी खेती होती है इसकी एक्चुअल में। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप हर एक किसान भाई तक पहुंचाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, अभी भी आपको क्या लगता है कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। क्योंकि आपकी कमेंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे समझ में आएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस खेती के बारे में। आप बताइएगा तो हम और वीडियो इसके बारे में बना सकते हैं भविष्य में चल। तो प्लीज़ कमेंट करके ही जाइएगा और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।